हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के भारतीय इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ये सवाल। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां किससे संबंधित है? सवाल है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां किससे संबंधित है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लौह काल से। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां लौह काल से संबंधित है। अगले सवाल है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में क्या बात सही है? इस सवाल का जो सही जवाब है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। निम्न पूर्व पाषाण काल के संबंध में जो बात सही है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला सवाल है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उच्च पूर्व पाषाण काल। प्राचीनतम कलाकृतियों का जो प्रमाण है वो उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगले सवाल है, सरायनहार राय और महादहा किससे संबंधित है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। तो सरायनहार और महादहा ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला सवाल है, किसे फलक संस्कृति कहा गया है? किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो ये कहा गया है मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को। मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को ही फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि फलक संस्कृति का संबंध किससे है, तो ये संबंध है मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति से। अगला सवाल देखते हैं, सिंहावल किसका पुरस्थल है? सिंहावल किसका पुरस्थल है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। सिंहावल निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का पुरस्थल है। अगला सवाल देखते हैं, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल किससे संबंधित है? यह है संगल कल्लू से संबंधित। राख का जो टीला है वो संगल कल्लू से संबंधित है, जो कि नवपाषाणिक स्थल में से एक है। अगला सवाल देखते हैं, राख का टीला किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो यह दक्षिण भारत से संबंधित है। इसके पहले भी जो सवाल था तो वो क्षेत्र का नाम पूछा गया था, तो वो संगल कल्लू क्षेत्र से संबंधित है, और यहाँ पे दक्षिण भारत ऑप्शन होने के कारण इसका जो सही जवाब है वो है दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किसके रूप में की गई है? वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किसके रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में इसकी पहचान की गई है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। देखते हैं अगला सवाल, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है? दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो ये लौह काल से संबंधित मानी जाती है। यह सवाल भी एग्जाम में रिपीट हुआ वाला है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो ये मानी जाती है लौह काल से। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। देखते हैं अगला सवाल, किसको चला कौथलिक युग भी कहा जाता है? तो इसे ताम्रपाषाण युग और पुरापाषाण युग को चाल कौथलिक युग भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भीमबेटका। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? मतलब उनका जीवन यापन करने के लिए उनका मुख्य साधन क्या था? तो वो था कृषि का। तो जीवनोपार्जन करने का जो उनका मुख्य साधन था वो कृषि था। अगला सवाल है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भीमबेटका। अधिकतर एग्जाम में भीमबेटका से संबंधित एक न एक सवाल जरूर आता है, तो आप इसे जरूर से याद रखिए। देखते हैं अगला सवाल, किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो यह है मेहरगढ़, या फिर इसे मेहरगढ़ भी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल,
बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कुत्ते को। कुत्ते को नवपाषाण काल में बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ दफनाने की एक प्रथा प्रचलित थी। अगला सवाल है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ था? इसी सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम से ही मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ था। देखते हैं अगला सवाल, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थान है ये कर्नाटक में, इसामपुर कर्नाटक में और इमामगांव महाराष्ट्र में स्थित है। तो पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र जो कि इसामपुर भी था वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला सवाल, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। देखते हैं अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? तो यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इससे संबंध में आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध भूगर्भ वैज्ञानिक इस क्षेत्र से है। देखते हैं अगला सवाल, किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ए कनिंघम। ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। देखते हैं अगले सवाल, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण उपकरण कब मिला था? तो ये मिला था 1863 ईस्वी में, जो कि रॉबर्ट ब्रूस को मिला था। देखते हैं हमारा अगला सवाल, भारत में प्रथम पुराप्रस्तर युग औजार की खोज का जिसने देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खोला, इसका श्रेय किसे जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को इसका श्रेय जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही आरबी फुट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है थॉमसन के द्वारा। थॉमसन ने ही कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युगीन सामग्री का विभाजन किया था। अगला सवाल है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से ही भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्य तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? किस स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ ही इसका सही जवाब है। मेहरगढ़ से ही पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? तो ये प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से मिलता है। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से मिलता है। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? भारतीय उपमहाद्वीपों में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। विंध्य क्षेत्र से ही धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? चावल उत्पादन के साक्ष्य हमें किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं हमें बेलन घाटी से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखते हैं अगला सवाल, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? तो ये मिलता है लहुरा देव से। लहुरा देव से ही हमें धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है।
अगला सवाल है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़ से ही पशुपालन के प्रमाण मिले हैं जो कि मध्य पाषाणिक समय का है। अगला सवाल है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो ये भी हमें प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू पशु का जो कि भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। अगला सवाल है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान में प्राप्त हुआ था? तो ये होता है नर्मदा घाटी के हथनोरा से। ये सवाल एग्जाम में पूछा है, हमने आपके लिए ऑप्शंस नहीं रखे हैं, हमने सिर्फ आपको इसके डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन रिपीट करने में वीडियो ज्यादा से ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम आपको सिर्फ सवाल और उसके डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। होमो इरेक्टस का कपाल नर्मदा घाटी के हथनोरा से प्राप्त होता है। यदि आपको इससे संबंधित और डिटेल में देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके प्राचीन भारत के इतिहास में इसके डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें इसमें बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला? भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला? तो ये भी मिला है हमें हथनोरा से। हथनोरा से ही प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है जो कि होमो इरेक्टस का एक कपाल भी था। अगला सवाल है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला है? मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला है? तो वो मिला है चोपनी मांडो से। चोपनी मांडो से ही वन्य धान का प्रमाण हमें मिला है जो कि मध्य पाषाणिक समय का एक माना गया है। अगला सवाल है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी? मतलब किस समय में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल देखते हैं उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। जो सर होता था वो उत्तर की तरफ होता था और पैर दक्षिण की ओर हुआ करते थे। अगले सवाल देखते हैं प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन दिए हुए थे हम उसमें से आपको सही कथन बता रहे हैं। प्राचीनतम भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का प्रयोग आम था और तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। मतलब तीसरी शती तक मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण भी शुरू हो चुका था। यदि आपको प्राचीन भारत की विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप प्राचीन भारत के हमारे वीडियो देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगले सवाल है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये साक्ष्य मिलते हैं मांडो से। मांडो में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। देखते हैं अगले सवाल मानव शवधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव शवधानों में कुत्ते दफनाए गए थे तो ये बुर्ज होम में भी दफनाए गए हैं। मानव शवधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं किस जगह पर? बुर्ज होम में। तो आपको इसके ऑप्शन देख के इसमें आंसर का टिक लगाना है। यदि आपको जिस जगह मांडो दिया होगा वहां पे आपको बुर्ज होम ऑप्शन में नहीं मिलेगा और जिस जगह आपको बुर्ज होम दिया होगा उस जगह आपको मांडो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में जो संस्कृति चालू थी वहां पे अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की प्रथाएं प्रारंभ थी। अगले सवाल देखते हैं उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो उस स्थान का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगले सवाल है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल है
प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है क्रोमेगन मानव के नाम से। क्रोमेगन मानव को ही प्रारंभिक पूर्ण मानव के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन जो किए थे वो थे एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. संकालिया ने ही नवदा टोली का उत्खनन किए थे। देखते हैं अगला सवाल, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, वो एक भूवैज्ञानिक थे। इससे संबंधित एक सवाल हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, ये दूसरी बार पूछा गया है, तो उनका संबंध एक भूविज्ञान से था। अगला सवाल देखते हैं, गुफकराल कहाँ स्थित है? गुफकराल कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है स्वात घाटी में। स्वात घाटी में गुफकराल स्थित है। अगला सवाल है, किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। ये जगह थी अहाड़। अहाड़ से ही तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं लेकिन प्रस्तर उपकरण नहीं मिल पाए हैं। अगला सवाल देखते हैं, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं अहाड़ और गिल्लुंड से। अहाड़ और गिल्लुंड से ये मालवा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये फॉसिल्स जीवाश्म की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वो था जौ। जौ का ही प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। अगला सवाल है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई थी? अगर आपसे सवाल पूछा जाता है मातृ देवी की प्रतिमा जो कि हड्डी की बनी हुई थी वो कहां से प्राप्त होती है? तो वो हुई थी बेलन घाटी, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं, मतलब एक ही क्रम में वो पाए जाते हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बेलन घाटी। बेलन घाटी में ही पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले थे? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले थे? तो ये निकले थे दमदमा से। कहां से? दमदमा से, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। अगला सवाल है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां मिलता है? तो ये मिलता है कालपी में। कालपी से ही मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष प्राप्त होता है। अगला सवाल है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं महादहा से। महादहा से ही ये कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये भी, इसका जवाब भी महादहा ही है। सवाल ऊपर पहला जो सवाल था उसी की तरह ये सवाल पूछा गया है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के जो उपकरण है वो महादहा से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? इसी सवाल को तीसरी बार उन्होंने फिर से पूछा कि किस पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए। तो ये सवाल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 3 बार अलग अलग जगह पूछा जा चुका है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है महादहा से। अगला सवाल है, किस स्थल पर काले तथा लाल मृत भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा स्थल पर ही काले तथा लाल मृत भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था। अगला सवाल है, गौरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? गौरिक मृतभांड ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में ही गौरिक मृतभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था। अगला सवाल है, नवदतुली किस राज्य में स्थित है? नवदतुली
किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में स्थित। नवदतुली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरस्थल कहाँ का है? दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरस्थल कहाँ का है? तो ये पंजाब राज्य का हड़प्पी पुरस्थल है। दधेरी पंजाब राज्य का पर्वतीय हड़प्पी पुरस्थल है। अगला सवाल है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? जो विंध्य क्षेत्र है उसके किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लेखाहिया। लेखाहिया से ही सर्वाधिक मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल की जो पिछले रेलवे के एग्जामों में और अन्य एग्जामों में इतिहास से संबंधित पूछे गए थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक यू।